नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेसी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे और दो आर्टिकल को देखेंगे। दोनों ही आर्टिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले नंबर का आर्टिकल बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट से रिलेटेड है, बांग्लादेश कॉप से रिलेटेड है। यहाँ पर पूरा इतिहास हम निकाल करके देखेंगे, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके चलते चलते इतना ज़्यादा विद्रोह हो गया। शेख हसीना ने कौन कौन से अच्छे काम किए थे और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि शेख हसीना के रहते हुए किस प्रकार से बहुत सारे काम ऐसे थे जो जनता को पसंद नहीं थे। उसको बोलते हैं ना कि हिटलरवादी शासन चालू हो जाना या फिर ऑटोक्रेसी चालू हो जाना डेमोक्रेसी की जगह, वो कैसे हुआ, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। सेकंड वाला जो हमारा आर्टिकल होने वाला है वो भारत में जो आवारा कुत्ते रहते हैं उनकी समस्या से रिलेटेड है। हमारे देश में इसके लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। कैसे करके हम स्ट्रे डॉग की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, मतलब बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश कॉप जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, इसके ऊपर हमको आंसर राइटिंग करना है। तो देखिए इसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। शेख हसीना ने अध्यक्षता करी थी, कहना चाहिए शेख हसीना के टाइम पीरियड में कंट्री ने एक्सेप्शनल इकोनॉमिक कंडीशन प्राप्त करी। मतलब शेख हसीना ने ही अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाई। लेकिन दूसरी तरफ आपने क्या काम कर दिया, आपने लॉस कर दिया मास कनेक्ट विथ द पीपुल ऑफ बांग्लादेश। आप बांग्लादेश के लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाई। इसी के चलते चलते आपको अपने ऑफिस से हाथ धोना पड़ा। यहाँ पर आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। हाल फिलहाल में देखा जाए बांग्लादेश की क्या कंडीशन चल रही है, आप देख सकते हैं। कंडीशन की शुरुआत होती है कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उस समय में जिन लोगों ने आज़ादी में पार्टिसिपेट किया था उनके बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, अब रिजर्वेशन 30% था, 30% रिजर्वेशन ख़त्म करो, लोगों की ये डिमांड है। डिमांड बढ़ते 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 कैसे इतने आगे पहुंच गई कि तख्ता पलट हो गया। ये चीज़ कैसे करके संभव है? ये चीज़ संभव है मिलिट्री की सहायता से। शायद मिलिट्री ने जनता को रोका नहीं, और उसका एक ही कारण हो सकता है कि मिलिट्री खुद चाहती है कि अब बागडोर हमारे हाथ में आ जाए। दूसरी नंबर की बात यह है, जो अपोजिशन की पार्टी है, अपोजिशन पार्टी का तो एक प्रकार से सहारा लिया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए आर्मी ही यहाँ पर शासन करने वाली है, जैसे कि म्यांमार में हुआ। हालांकि श्रीलंका में देखा जाए, श्रीलंका में तो फिर से डेमोक्रेसी आ गई है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना कम है डेमोक्रेसी की। बांग्लादेश में अब पूरी तरह से अव्यवस्था हमको दिखाई दे रही है। हर जगह हमको रक्तपात देखा गया। साथ ही साथ ऐसा भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ के जो हिंदू लोग हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनको सताया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। ऐसी भी खबरें आई। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, जो मिस हसीना के पार्टीमैन हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, इसके अलावा पुलिसमैन हैं एंड जो बॉर्डर गार्ड हैं, सब लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, 100 लोग ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हो चुके हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। इस चीज़ का, ये जो घटना हुई है, इसका सबसे बड़ा चिंता वाला विषय ये है कि यहाँ पर सिस्टमेटिक अटैक हुए हैं पुलिस स्टेशंस पर एंड द लूटिंग ऑफ वीपन्स बाय एलिमेंट्स बिलीव टू बी रिलीजियस रेडिकल्स। अब पुलिस स्टेशन में अटैक किया जा रहा है, हथियारों को लूट लिया जा रहा है, तो
कुल मिलाकर के देखा जाए ना, लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट का ये हाथ होगा। हम बात कर रहे हैं 1975 की। अगस्त 1975 में देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो मुजीबुर रहमान है ना, उनकी फैमिली का असैसिनेशन कर दिया जाता। छोटे छोटे जो बच्चे थे वो तक नहीं बचने दिए जाते। तो शेख हसीना भी इस चीज़ को समझ गई थी कि जिस प्रकार से मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, शायद अब मैं भी बचने वाली नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने सही टाइम में सही फैसला लिया और वहाँ से भाग गई। तो जो ग्रेट फादर हैं बांग्लादेश के, जिनको पिता बोला जाता है, शेख मुजीबुर रहमान, इनकी हत्या कर दी जाती है। तो जो शेख हसीना है और उनकी जो सिस्टर थी रेहाना, इन्होंने शेल्टर लिया था इंडिया में। यही सब तो बातें ऐसी हैं जिसके चलते चलते पॉसिबिलिटी हो रही है ऑन द पर्सनल इंटरवेंशन ऑफ देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। लेकिन उस समय में आप देखेंगे पर्सनल इंटरवेंशन किया गया था किसकी तरफ से? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की तरफ से, जो कि इस समय भारत नहीं कर पाया था। उस समय तो इंडिया ने कर दिया था, लेकिन इस समय नहीं कर पाया। शायद कर देता तो तख्ता पलट होने से रोक सकता था भारत, क्योंकि इनके काफ़ी बेहतरीन संबंध थे किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। इसलिए भारत उस समय अपनी आर्मी भेज दिया था। अब 1975 की कंडीशन और आज की कंडीशन में अंतर ये है कि उस समय सब लोग शेख हसीना को चाहते थे। आज के समय में ऐसा हो गया है कि जनता शेख हसीना की दुश्मन बन गई है। आज वो एक लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। अब डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाई हैं लोगों को, आप डिस्कनेक्ट हो गई हैं लोगों से। तो क्वेश्चन यही उठता है, क्या प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के इस कॉप को, तख्ता पलट को रोक सकती थी? ये सब हसीना के कार्यकाल की गिरावट आखिर हो क्यों रही है? क्योंकि आप इतनी बड़ी जनसंख्या से आप कनेक्ट नहीं हुए, आप डिस्कनेक्ट हो गए। आपने कुछ भी नहीं किया था, मतलब आपके जो बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि अथॉरिटेरियन गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको आपने कभी रोका नहीं। आपकी पार्टी के जो लीडर हैं, ठीक है, जो कि कहना चाहिए डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश में थे, उनको आपने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चालू होती है कि ऐसा नहीं है शेख हसीना ने 15 साल राज किया है तो देश के लिए कुछ भी नहीं किया होगा। वो बांग्लादेश को भारत से आगे बढ़ाने की कोशिश में थी, भारत से आगे लेके गई है अपने देश को। कैसे करके आगे लेके गई है? जैसे कि पर कैपिटा इनकम की यदि हम बात करें तो भारत से कहीं बेहतर बना दी शेख हसीना ने। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत को देख लो और बांग्लादेश को देख लो, तो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमारे देश से कहीं ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जीडीपी पर कैपिटा हिसाब से यदि देखा जाए तो इंडिया की 1876 है, बांग्लादेश की 1887 है। मतलब बांग्लादेश हम लोगों से आगे है। शेख हसीना ने अपने देश को एक बेहतरीन पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया को पछाड़ गई, इंडिया से कहीं आगे निकल चुकी थी। इसके अलावा बांग्लादेश अब वैसा देश नहीं रहा। बांग्लादेश में आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि पोर्ट्स, रोड, रेलवे स्टेशन, रेलवे एक्सपांसन, पावर जनरेशन देखने को मिला है। बांग्लादेश शेख हसीना के कार्यकाल में आप कह सकते हैं कि बेहतरीन कंडीशन में रहा है। इसके अलावा कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो इस मामले में भी बांग्लादेश पीछे नहीं रहा है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर हैं उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश में मानव विकास में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, स्पेशली वुमेंस के एजुकेशन एंड हेल्थ के मामले में देखें। इसके अलावा यदि आप देखेंगे ना, यहाँ का जो इंडस्ट्री है, पार्टिकुलरली गारमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पर महिलाएं ही आपको ज़्यादातर काम करते हुए दिखाई देंगी। जैसे कि अब अगला कदम है टॉप गारमेंट एक्सपोर्टर की बात कर लें। भारत पिछड़ गया है बांग्लादेश से। क्यों पिछड़ गया? उतना छोटा सा कंट्री कैसे आगे बढ़ गया? भारत क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है?
कोई तो बात होगी। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश टॉप गारमेंट एक्सपोर्टर के तौर पर उभरा था बेहतर तरीके से। जैसे कि चाइना ने जो कहना चाहिए एक्सपोर्ट किया है वो यूएस डॉलर में है, बिलियन यूएस, 182 बिलियन डॉलर। बांग्लादेश 45 बिलियन डॉलर, वियतनाम 35 बिलियन डॉलर, टर्की 20 बिलियन डॉलर और इंडिया 18 बिलियन डॉलर। यहाँ तक कि चाइना में भले ही गिरावट आ गई हो, लेकिन बांग्लादेश में 8% की वृद्धि हमको देखने को मिली थी। ठीक है, और साल दर साल आप देख लीजिए कि बांग्लादेश पीछे नहीं हटा है। 2018 में 6.4, 2019 में 6.8, 2020 में गिरावट आई थी और 21 से फिर रिकवरी चालू हो गई, तो 2022 में 7.9% में पहुंच गया था कौन? बांग्लादेश। ये 2022 का आंकड़ा है। वर्ल्ड की टॉप अपैरल एक्सपोर्टिंग कंट्री का ये मैप यहाँ पर आपको दिखाया गया है। वहीं हम बात करते हैं 6.1 किलोमीटर का आइकॉनिक ब्रिज जो कि पद्मा रिवर पर बनाया गया है। शेख हसीना के कार्यकाल में ही ये चीज़ संभव हो पाया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर काम चल रहा था। टोटल कॉस्ट आप दे सकते हैं 30,193 करोड़ रुपया का ये प्रोजेक्ट है, मतलब 3.86 बिलियन डॉलर रुपया खर्चा हुआ है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वहीं यदि इसकी कुछ खास बातों की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, ये जो बांध बनाया गया है, ये जो पुल बनाया गया है, ओवरब्रिज कहना चाहिए, पद्मा रिवर पर, ये कनेक्ट करेगा साउथ वेस्ट रीजन को, जो कि कवर करता है कंट्री की 27% पॉपुलेशन को। जो साउथ वेस्ट वाला हिस्सा था अब उसको जोड़ दिया गया है दूसरे हिस्से के साथ में। उधर की जो 27% जनसंख्या है अब यहाँ से आना जाना कर लेगी डायरेक्टली, आप सोच सकते हैं। एंड बोला जा रहा है कि ये 21 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एंड इसने कंट्री की जीडीपी को बूस्ट करने का काम किया है। लेकिन अब यहाँ पर असली चर्चा होती है कि आखिर ऐसे कौन कौन से रीजन थे जिसके चलते चलते इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है। पहले नंबर की बात यह है, डेमोक्रेसी धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त हो रही थी। कैसे करके समाप्त हो रही थी तो आप देख सकते हैं। हसीना को ये लगा कि मैं अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे दूसरी बातें दब जाएंगी, ऐसा नहीं हो पाया है। कंट्री में जो डेमोक्रेसी में कमी आ रही थी वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाई थी। बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं शेख हसीना के ऊपर, जैसे कि अपोजिशन पार्टी को दबाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के भी बांग्लादेश शेख हसीना के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी प्रभावित हुई थी शेख हसीना के टाइम पीरियड में। फिर अगला जो चीज़ है वो है फेयर इलेक्शन को लेकर के, कि चुनाव जो हुए थे उसमें भी क्वेश्चन खड़े किए जा रहे हैं। मतलब शेख हसीना जो जीती है ना, तो वो चुनाव में भी धांधली हुई है, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। अगली जो चीज़ रही थी जिसके चलते चलते आप देखेंगे बांग्लादेश सिंगल पार्टी पुलिस स्टेट के तौर पर उभर करके सामने आया शेख हसीना के टाइम पीरियड में। इसका मतलब ये है अपोजिशन को आप एकदम कूड़ा कचरा समझ रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनको आप जेल में डाल रहे हैं, उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ बांग्लादेश में हमको देखने को मिली है, इसलिए इसको वन पार्टी और सिंगल पुलिस स्टेट नाम रखा गया है। ये उदाहरण दिया जाता है होस्नी मुबारक के इजिप्ट, मतलब इजिप्ट की ये घटना है। उस समय कौन हुआ करता था? होस्नी मुबारक हुआ करते थे वहाँ पर, जहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग देखने को मिली थी, ठीक है। साथ ही साथ इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया जाना एंड अपोजिशन को लार्ज स्केल पर अरेस्ट किया जाना, बहुत सारे लोगों के ऊपर चार्ज लगा दिया जाना, ये सारी चीज़ें संकेत देती हैं कि आप डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं या फिर आप वन पार्टी पुलिस स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आपने दूसरी जो गलती करी वो क्या थी कि आपको अपनी पार्टी के जो उभरते हुए लीडर हैं, जो वास्तव में देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको आपने कभी भी बढ़ावा आगे नहीं दिया। ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके चलते चलते क्या होता है, बहुत सारे लोग दूसरी पार्टी में जाना चालू कर देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग क्या है
स्टूडेंट लोगों को सपोर्ट करना चालू कर देंगे। इसलिए कभी भी अपनी पार्टी के भीतर जो उभरते हुए सितारे रहते हैं ना, उनको ऊपर लेकर के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब अगला जो रीज़न हो सकता है वो ये है कि जो अवामी लीग है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को हमें मिला। जैसे कि ऊपर एक हम चर्चा कर लिए हैं, आपने अपनी पार्टी के लोगों को ऊपर उभरने नहीं दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो अवामी लीग है, जिसकी लीडर हैं शेख हसीना, वो उसमें गिरावट हमको देखने को मिली थी। शुरू में ऐसा बोला जाता था ये जो अवामी लीग पार्टी है, ये पार्टी गरीब लोगों का, मिडिल लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। लेकिन देखा जाए आइडियोलॉजिकली ये मिडिल क्लास लीडर्स यहाँ पर हमको देखने को मिले थे। एंड ये क्या है, एकदम ग्रास रूट लेवल पर हमको चीज़ें दिखाई देती थी। जैसे कि चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो लॉयर्स लोग हों, इन लोगों को मिलाकर के कहना चाहिए अवामी लीग पार्टी बनी है। बाद में बिजनेसमैन लोगों का यहाँ पर दबदबा होते जा रहा है। जैसे कि आज के समय में इंडिया के ऊपर आरोप लगाया जाता है, तो जो चीज़ इंडिया में आरोप लगाई जा रही वो चीज़ बांग्लादेश में भी लागू हुई है। वहाँ के बिजनेसमैन इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि वो सरकार को दबाना चालू कर दिए। कैसे करके दबाते हैं? सरकार को पैसा देते हैं, पैसा देने के बाद सरकार को जैसा बोलेंगे वैसा वो लोग करते। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, यहाँ के जो टॉप बिजनेस लीडर हैं, इन्होंने क्या काम कर दिया, पार्टी की जो लीडरशिप है ना, उसको दबाना चालू कर दिया था। ब्राइबिंग देयर वे टू सिक्योर नॉमिनेशन फॉर पार्लियामेंट सीट। क्या काम करते हैं? पार्लियामेंट की सीट हासिल करने के लिए ये लोग चंदा देते हैं उनको। और इस प्रकार से देखा जाए अवामी लीग की जो पार्टी है, उसकी छवि यहाँ से धूमिल होना चालू हो जाती है। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं ना, ये लोग कभी भी ज़मीनी स्तर पर लोगों से कनेक्ट नहीं रहते हैं। द ओनली वे दे कुड विन इलेक्शन, तो कैसे करके ये लोग चुनाव जीतेंगे? वो लोग जीतते हैं चुनाव में गड़बड़ी करके, या फिर वो क्या काम करते हैं, डाउटफुल तरीके अपनाते हैं। पुलिस को अपने अंडर में ले लेंगे, सिविल ब्यूरोक्रेसी को अपने अंडर में ले लेंगे, मसल मैन को हायर कर लेंगे, और इस प्रकार से इलेक्शन जीतने का ये काम करते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग तो ऐसे रहते हैं कि ये जो बिजनेसमैन है ना, नेता बन जाते हैं। बिजनेसमैन टर्न हो जाते हैं पॉलिटिशियन में, और इस प्रकार से पार्टी की जो इमेज है, इसको उन्होंने ख़राब करने का काम किया था। एग्जाम्पल के तौर पर बोला जा रहा है, एक जो बैंक के डिफ़ॉल्टर हैं देश के, उनको आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ एडवाइज़र में आपने उनको कुर्सी दे दी। बाद में वो एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर के तौर पर उभरा, एंड मैनी बिगिन टू कॉल हिम डिप्टी सीएम। बहुत सारे लोगों ने उसको डिप्टी सीएम बोलना चालू कर दिया, डिप्टी पीएम बोलना चालू कर दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके चलते चलते इतना बड़ा क्राइसिस आ गया है। वो है बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ में हमको गिरावट देखने को मिली है। ये चीज़ कैसे करके प्रभावित हुई है? तो ये तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोरोना से हर देश की इकोनॉमी प्रभावित हुई थी। लेकिन यहाँ पर करप्शन एंड कोरोना ने इस देश की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। अगली चर्चा हम करते हैं, हो सकता है जो स्टूडेंट हैं वो बेरोजगारी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में रहे होंगे, और वो ये चीज़ यहाँ पर बताती भी है। जैसे कि जून एंड नवंबर का डेटा यहाँ पर आप देख लीजिए, और 2000 से लेकर के 2016 तक का आंकड़ा आप देख लीजिए। बेरोजगारी हाई ही रही है सबसे ज़्यादा, और ये तो नवंबर 2022 में और भी ज़्यादा हो गई थी। अब बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है। और अभी कुछ समय पहले आप देखेंगे ना, बांग्लादेश में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें लेबर लोगों ने भी बहुत बड़ा, कहना चाहिए, प्रोटेस्ट किया था। बोला था कि कम से भी कम आप हमारी मजदूरी को डबल करिए। एंड बांग्लादेश की यदि हम बात करें, 170 मिलियन पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, तो उसमें से 30 मिलियन आज के समय में जॉबलेस हैं। तो आप बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में बेरोजगारी है। इसके अलावा यदि हम बात करें, बांग्लादेश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसके पास डॉलर कितना बिलियन रह गया है।
जैसे कि 2022 की यदि हम बात कर लें तो 44 बिलियन डॉलर था, जो घट कर के 2023 में 31 बिलियन डॉलर हो गया है। हालांकि जो जनता प्रोटेस्ट कर रही है उनको इतनी कोई जानकारी नहीं है कि हमारे देश में डॉलर की कमी आ गई है। वो लोग तो खाली मोटी मोटी बातों को लेकर के चर्चा करते हैं, जैसे कि महंगाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। फॉरेक्स रिजर्व की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो जो फॉरेक्स रिजर्व है, डॉलर है बांग्लादेश का, 44% गिरावट हमको देखने को मिली थी यदि हम पिछले 3 साल की बात करें तो। इसी से बांग्लादेश अब लोन नहीं ले सकता है मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर उसको इस चीज़ को पूरा करना है तो फिर लोन लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो डॉलर की कमी को पूरा कर सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश की जो मुद्रा है टका, उसमें भी हमको गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कहाँ पर है बांग्लादेश। बांग्लादेशी टका सबसे नीचे है 109.00, मतलब $1 की कीमत की $1 के लिए उसको कितना रुपये देना पड़ेगा, 109 रुपया देना पड़ेगा। तो बांग्लादेशी टका में ड्रॉप देखने को मिला था 28% इसी साल। इससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, प्राइस राइज हमको देखने को मिल रहा है। एंड बहुत सारी तो घटनाएं ऐसी हैं जहां पर हमको यहाँ के जो सिंडिकेट लोग हैं एक्सटॉर्शन करने का काम करते हैं, गलत तरीके से धन उगाही करने का काम करते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं हफ्ता वसूली बोल सकते हैं। अब इतिहास की तरफ में हम जाएंगे और जो क्राइसिस चालू हुआ था उसका इतिहास देखेंगे। तो हाई कोर्ट ने सबसे पहले क्या बोला कि जो रिजर्वेशन है वो ठीक है। हाई कोर्ट ने क्या बोला, रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है ना पुराना वाला, वो सही है। इससे भी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे, इससे स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए थे। ये लोग चाहते थे कि मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, रिजर्वेशन देना एकदम गलत है। अब शेख हसीना ने, यदि हम बात करें, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो है इस कानून को स्क्रैप कर देते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं 56% ऑल है, लेकिन 30% जो रिजर्वेशन है वो डिसेंडेंट जो हैं 1971 के, मतलब जो फ्रीडम फाइटर है ना, उनको हम दे रहे हैं। तो 2018 में जब ये लोग प्रोटेस्ट किए थे तो उस समय शेख हसीना ने बोल दी कि नहीं चलो हम ठीक है आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि कुछ लोगों ने फिर से पिटीशन फाइल कर दी, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में लगा दी अर्जी कि नहीं आप कैसे ख़त्म कर दे रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। अब आपको ये भी समझना है कि आखिर शेख हसीना को क्या करना चाहिए था और शेख हसीना ने क्या किया है। तो आप लोगों को, स्टूडेंट लोगों के साथ में, उनके जो लीडर हैं उनके साथ में मिलकर के बातचीत करना चाहिए था, ठीक है। और उनको बताना चाहिए था कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, जो कि उनकी गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली किया भी ऐसा, लेकिन उन्होंने कंडीशन को कैसे करके हैंडल किया, अब लास्ट में हम ये समझते हैं। ये शेख हसीना की हिस्ट्री है, इनके बारे में आप देख सकते हैं। लोगों के प्रोटेस्ट को उन्होंने इग्नोर करना चालू कर दिया। सबसे पहली बात तो ये है, क्यों, क्योंकि मैं 15 साल से पीएम हूँ, कोई कैसे करके मेरे को अपनी बात मनवा सकता है, पहले नंबर की बात ये। दूसरे नंबर की बात ये है, आपने लोगों को आतंकवादी बोला, रजाकार बोला, टेररिस्ट बोला, तो जो दंगे हैं ना और भी ज़्यादा क्या हो गए, तेज हो गए। रजाकार का मतलब क्या होता है, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो जो लोग विरोध कर रहे थे बांग्लादेश का, पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, उन लोगों को रजाकार बोला गया था। मतलब जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के सप्रेशन कैंपेन पाकिस्तान की आर्मी ने जो कैंपेन चलाया था बांग्लादेश को दबाने का, उसका जो सपोर्ट कर रहे थे उनको रजाकार बोला जा रहा था। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे ही ये जो मूवमेंट तेज हुआ था ना, तो जो मिस हसीना हैं रिसोर्टेड टू ए ब्रूचुअल क्रैकडाउन, आपने बुरी तरह से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करी। आपने पुलिस का इस्तेमाल किया, अपने खुद के स्टूडेंट विंग
छात्रा लीग का। जब आप अपने ही खुद के ही स्टूडेंट संगठन का इस प्रकार से दबाना चालू कर देंगे तो लोग रुकने वाले नहीं हैं फिर। और यही जो चीज़ है काउंटर प्रोडक्टिव साबित होती है एंड सिचुएशन जो है कंट्रोल के बाहर चली गई। इसीलिए अब मिस हसीना को हैवी प्राइस पेड करना पड़ा था। उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया एंड अब उनको अपनी पार्टी, अपना पद, सब कुछ छोड़ना पड़ा। आप जनता के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाई और ऑफिस से फिर आपको भागना पड़ गया। इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि कैसे करके भारत में आवारा कुत्तों की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है, स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम को कैसे करके हम ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, जो आवारा कुत्ते रहते हैं ना, कुछ कुछ तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है, पागल टाइप के हो जाते हैं। गाड़ी आप चलाएंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे, एकदम काटने के लिए दौड़ने लग जाते हैं। कभी दौड़ेंगे, कभी नहीं दौड़ेंगे, कभी ऐसा होता है। कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि बच्चों के ऊपर ज़बरदस्त हमला कर देते हैं ये लोग एकदम। कोई तो किसी किसी बच्चे की डेथ तक हो जाती है। तो आवारा कुत्तों की समस्या आज के समय में एकदम बढ़ते जा रही है। कैसे करके इसको हैंडल किया जा सकता है, भारत में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं एंड लोकल जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो कैसे करके इस समस्या को हल कर रहे हैं, इसके ऊपर एक आर्टिकल केंद्रित है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं, इनको आप देख सकते हैं। वी मस्ट एस्क्यू अनसाइंटिफिक एंड बारबरिक मेथड्स। हमको जो अनसाइंटिफिक एंड बारबरिक मेथड हैं, ठीक है, जैसे कि स्ट्रे डॉग की हत्या कर दी जाती है एकदम बर्बर तरीके से, ये सब चीज़ों को हमको त्याग करना है। हमको साइंटिफिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, जो कि विन विन सिचुएशन होगी डॉग्स के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो हमें आवारा कुत्तों की हत्या जैसे अवैज्ञानिक और बर्बर तरीकों को छोड़ करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो सभी के लिए फ़ायदे का सौदा होगा। इसमें हमको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए भारत में स्ट्रे डॉग की समस्या कितनी ज़्यादा भयानक है। इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स हैं पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो। साथ ही साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग अटैक भी होते हैं हमारे देश में एंड कुत्ते के काटने से रेबीज़ की बीमारी होती है। ठीक है, लोग पानी से दूर भागने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, कुत्ते की जैसे हरकत करना चालू कर देते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ तक की डेथ भी हो जाती है। 2023 में हम देखते हैं कि 2.75 मिलियन डॉग बाइट्स की घटनाएं घटित हुई थी इंडिया में एंड 26.5% इंक्रीज़ देखने को मिला है 2022 से यदि हम तुलना करेंगे तो। अब कुत्ता जो अटैक करता है उसको क्या कंसिडर किया जा रहा है? ये जो अटैक होते हैं बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक रहते हैं, क्योंकि बच्चे अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, छोटे रहते हैं। और वहीं हम जैसे लोग जो रहते हैं कुत्ते को चमका देंगे, मार के भगा देंगे, लेकिन बच्चे लोग ये नहीं कर पाते हैं। तो जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है कुत्ते। सम से दे कैन मेक विजुअली इम्पायर्ड पीपुल रिलक्टेंट टू लीव देयर होम्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है, जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, अंधे लोग हैं, वो लोग घर से बाहर निकलना उनका मुश्किल हो गया है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि कोर्ट ने क्या इंटरवेंशन किया है, कोर्ट ने क्या बोला है। कोर्ट का कहना है कि हम यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। कुत्तों को आप इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से किलिंग नहीं करते हैं एंड जो अथॉरिटीज़ हैं हैव टू टेक एक्शन इन टर्म ऑफ मैंडेट एंड स्पिरिट ऑफ प्रिवेलेंट लेजिस्लेशन इन प्लेस। तो जो नगर पालिका के लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं, उनको क्या काम करना है? जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या काम किया था? ये केस की सुनवाई चल रही थी ना, ये क्या है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड ANR वर्सेस पीपुल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रीट ट्रबल्स एंड अदर्स। इसको ऑल इंडिया स्ट्रे डॉग्स केस और AWBI या फिर वर्सेस पेस्ट के रूप में भी जाना जाता है।
इसकी जो लास्ट हियरिंग थी, सुनवाई थी ना, वो 9 मई को ही हुई थी इसी साल, ठीक है। और इसके बाद जजमेंट को रिजर्व करके रख लिया गया था। अब जो केस चल रहा है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, जैसे कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है एंड जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, क्या ये लोग स्ट्रे डॉग्स को क्या काम कर सकते हैं, ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए कहना चाहिए कोई भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वो क्या काम कर सकते हैं, पॉइजन दे दिए या फिर और भी अन्य तरीक़ों का इस्तेमाल करना, जैसे करंट लगा के मार दिए। ये सारी चीज़ें भी वो लोग कर देते हैं ताकि स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन को कम किया जा सके। साथ ही साथ रेबीज की बीमारी कम हो जाएगी एंड मैन एंड एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाएगा। या फिर जो लोकल बॉडी है वो फॉलो करेगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड साइंटिफिक अप्रोच ऑफ स्टरलाइजेशन की विच अचीव्स दिस ऑब्जेक्टिव। WHO कहता है कि आप इनकी स्टरलाइजेशन करिए वैज्ञानिक तरीके से, नसबंदी करते जाइए तो इनकी संख्या कम होते जाएगी। अब यहाँ पर जो बैटल है स्टेट एंड म्युनिसिपल लॉज के बीच में हमको देखने को मिल रही है। इसका क्या मतलब हो गया है कि केंद्र सरकार ने कानून बनाई है लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनकी बात को नहीं मानती, वो अपने तरीके से हैंडल करना चाहती है। यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल भी मानने का काम नहीं करती। जैसे 1960 का एक कानून आया था, सेंट्रल लॉ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, PCA एक्ट 1960 बोला जाता है। फिर एक कानून आया था एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिसको ABC रूल बोला जाता है। इसमें मैंडेट कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था, जो किलिंग है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है एंड ओनली रिकोर्स इज साइंटिफिक सॉल्यूशन ऑफ स्टरलाइजेशन। तो आपको क्या काम करना है, आप उनके ऐसे हत्या नहीं कर सकते, आपको नसबंदी करना पड़ेगा, ऐसा कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है या फिर सरकार नियम कानून बना करके आई थी। PCA एक्ट 1960 के बारे में यहाँ पर कुछ आप बेसिक जानकारी देख सकते हैं। इसमें जो जानवरों के साथ कहना चाहिए बर्बरता किया जाता है उसको रोकने की कोशिश करी जाती है इस कानून के माध्यम से। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आया है, फाइनल जो मैंडेट आया है वो क्या बोलता है। अब लोग क्या काम कर रहे हैं, अपने यहाँ जो भी कहना चाहिए विवाद हो रहा है उसको लेकर के कहाँ जा रहे हैं, ये लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दिए। कौन करते हैं, यही अथॉरिटीज़ लोग दायर कर देते हैं। तो जो स्टेट एंड म्युनिसिपल लॉस हैं परमिटिंग द किलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग वर चैलेंज इन वेरियस हाई कोर्ट। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग जो कि कुत्तों से प्यार करते हैं वो लोग क्या काम किए, ये जो स्टेट एंड म्युनिसिपल के कानून है ना, इनको चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं। इसमें बहुत सारे जो हाई कोर्ट है जैसे कि बॉम्बे, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, इन्होंने क्या बोला कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास में ये पावर है कि वो स्ट्रे डॉग को किल कर सकते हैं, उनकी हत्या कर सकते हैं एंड वो लोग प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 से बंधे हुए नहीं हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कोर्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या बोला कि ऐसी कोई आपके पास में पावर नहीं है, आप जो है सेंट्रल लॉ के साथ में बंधे हुए हैं। जैसे केरला हाई कोर्ट ने ये बात बोली थी, आपके पास में इस प्रकार की कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है एंड आप सेंट्रल लॉ से बंधे हुए हैं। इसमें पेनलाइज किया जाता है क्रूएल्टी टू एनिमल्स को, स्पेशली जो कैनिनीस होते हैं, ठीक है, कुत्तों को लेकर के ही बोला जा रहा है। अब मामला इतना सारा हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट से अब कहाँ चला गया मामला, सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ बोल दिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जो कुत्तों की किलिंग करी जाती है ना वो सही नहीं है, आपको भी वैज्ञानिक तरीके अपनाने की ज़रूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला। इसके अलावा भी यदि कहीं कोई विवाद खड़ा हो रहा है तो आप कहाँ जाओ, हाई कोर्ट जाओ आप, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। तो जो सुनवाई है ना वो पैन इंडिया लेवल पर हुई थी, पूरे भारत लेवल पर हुई थी।
जो फाइनल ऑर्डर है उसको अपलोड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, जहां पर मास किलिंग को रोका जाता है। उन्होंने बोला कि भाई देखिए, आज का जो ज़माना है काफ़ी बदल चुका है, साथ ही साथ कानून भी बदल चुके हैं। 1960 का जो कानून था उसको भी सरकार शायद चेंज कर चुकी है। आज के समय में ABC रूल 2023 आ गया है, ठीक है। तो जो अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट है, इसमें आपको भी बदलाव लाने की ज़रूरत है आपके। तो जो दो ठो पीस ऑफ रेगुलेशन हैं, एक तो 1960 का कानून चल रहा है, इसके अलावा ABC कानून 2023 चल रहा है। तो जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं ना, जो कि वांटन किलिंग करती है किनकी, कुत्तों की, ठीक है। वांटन मतलब होता है एकदम खतरनाक, प्रचंड। तो ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल नहीं चलेंगी। साथ ही साथ स्टरलाइजेशन को फॉलो किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक तरीकों को। फिर वही बात बोली जाती है कि कहीं कोई विवाद खड़ा होता है तो आप जो है अपने रिलेवेंट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। गवर्निंग लॉ ऑफ द लैंड रिमेन द सेंट्रल लॉ, PC एक्ट 1960 एंड ABC रूल 2023 विच प्रोहिबिट द किलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग बाय लोकल अथॉरिटीज़ और म्यूनसिपल। कुल मिलाकर के देखा जाए, जो सेंट्रल लॉ बनाए गए हैं दो ठो, वो अभी भी काम में आते हैं। एक 1960 का कानून है और दूसरा है 2023 का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आज के समय में ये हम लोगों की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशंस ने भी ये बोला है कि जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको हम कंपनसेशन प्रोवाइड करें। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में इंश्राइंड है एंड मैंडेट है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डालता है, ठीक है, कि आप जो है इस चीज़ को मेंटेन करके चलेंगे। आर्टिकल 51A(G) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी के साथ में डील करता है कि स्टेट की क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, राज्य की, देश की क्या फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, लेक को प्रोटेक्ट करना, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड जो लिविंग क्रिएचर है, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है। तो ये सब हमको हमारा संविधान बोलता है। अब कुछ आर्ग्यूमेंट दिए जा सकते हैं प्रोटेक्शन को लेकर के, जैसे कि आपके पास में कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि आप यदि कुत्तों की हत्या कर देते हैं तो इससे स्ट्रे डॉग की समस्या को आप हल कर सकते हैं। WHO के एक्सपर्ट कंसल्टेशन की बात करें रेबीज़ के ऊपर, जिसकी बैठक हुई थी जिनेवा अक्टूबर 2004 में, तो जो इसकी टेक्निकल रिपोर्ट थी वो समर्थन करती है स्टरलाइजेशन के प्रोग्राम का, और ये भी बोला था कि इट इज़ द ओनली इफ़ेक्टिव एंड ह्यूमन मेथड। ये एकमात्र तरीका है और यही कहना चाहिए मानवीय तरीका है कि आप स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये इंटरनेशनल कानून कहता है। 2014 में एक रिपोर्ट आई थी, इसको कमीशन किया था बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। इसमें भी बोला जा रहा है कि साइंटिफिक ह्यूमन सॉल्यूशन क्या है, स्टरलाइजेशन है, नसबंदी है। फिर सैम कॉरपोरेशन ने 1994 में सर्कुलर एडमिट किया था कि जो किलिंग स्ट्रे डॉग है डज नॉट अफेक्ट द पॉपुलेशन। इसने भी क्या बोला, आप यदि उनको ख़त्म कर दे रहे हैं ना, इससे उनकी समस्या ख़त्म नहीं होने वाली है। लेकिन बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी ने ये बोला कि यदि 4.5 लाख स्ट्री डॉग को ख़त्म किया गया था 1984 यानी 1994 के बीच में, इसमें आपने कितना रुपया खर्च कर ले, 2 करोड़ रुपया आप खर्च कर चुके हैं। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से रिलेटेड है। तो विज्ञान पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देखते हैं। इसको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, जैसे कि विज्ञान रत्न अवार्ड। ये अवार्ड किनको दिया जाएगा, जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन दिया है किसी भी फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। विज्ञान श्री अवार्ड दिया जाएगा। विज्ञान श्री जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है आपने कुछ खास कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस एंड विज्ञान के क्षेत्र में,
तो भी ये अवार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आता है विज्ञान टीम अवार्ड। ये जो अवार्ड होते हैं ये एक टीम को दिया जा रहा है। इसमें 3 या फिर उससे ज़्यादा वैज्ञानिक लोग शामिल हो सकते हैं। वैज्ञानिक, रिसर्चर, इनोवेटर, ये लोग इसमें शामिल होते हैं जिन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है एक टीम में किसी भी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। फिर एक आ जाता है अगला, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये जो अवार्ड होते हैं ये हाईएस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस अवार्ड होते हैं जो कि यंग साइंटिस्ट लोग, मतलब जिनकी उम्र 45 साल है मैक्सिमम, उनको दिया जाता है। इनका नाम रखा गया है शांति स्वरूप भटनागर, जो कि फाउंडर माने जाते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के फाउंडर हैं ये, ठीक है, जिन्होंने, जो कि केमिस्ट एंड विजनरी माने जाते हैं, अलग ही इन्होंने योगदान दिया था। इसके बाद इसके क्राइटेरिया हैं। वहीं यदि हम देखें इसके नॉमिनेशन की बात करें तो देखिए, जो नॉमिनेशन है इनवाइट किया जाता है हर साल 14 जनवरी को, विच वुड रिमेन ओपन टिल 28 फरवरी। आवेदन मांगे जाते हैं 14 जनवरी से 28 फरवरी तक ये चलते हैं, मतलब नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम 28 फरवरी को हर साल। इसके अलावा अवार्ड का अनाउंसमेंट 11 मई को किया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। एंड जो अवार्ड सेरेमनी है, ठीक है, इसका आयोजन किया जाता है कब, 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे के प्रोग्राम के मौके पर। अब वहीं यदि हम न्यूज़ की बात करें तो देखिए, साइंस अवार्ड दिया जाएगा इसरो की टीम को। IISc के एक्स चीफ पद्मनाभन को भी ये अवार्ड मिलने वाला है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि अब हाल फिलहाल में जो फर्स्ट सेट ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, या फिर जिसको नेशनल अवार्ड फॉर साइंटिस्ट बोला जाता है, एवर सिंस इट कंट्रोवर्शियली कट डाउन द नंबर ऑफ सच अवार्ड इन 2022। हालांकि देखा जाए तो बोला जा रहा है कि इस प्रकार के जो पुरस्कार हैं उनकी कटौती करी गई थी कब, 2022 में। इसके बावजूद भी अब लेकिन सरकार फिर से बोल रही है कि हम इनको प्रोवाइड करेंगे। तो 33 में से हम बात कर रहे हैं स्लैटेड टू बी गिवन ऑन 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। उस समय हम उपलब्धि हासिल करे थे चंद्रयान 3 के मून लैंडिंग को, और उसी समय में घोषणा भी करी गई थी कि हम ये अवार्ड देंगे। अगला जो न्यूज़ का आर्टिकल हम देखने वाले हैं ये वक्फ बिल 2024 से रिलेटेड है। 1955 का जो कानून चल रहा है वक्फ बोर्ड का, उसमें संशोधन करना चाहती है सरकार। तो इसके लिए उसने एक बिल पेश किया है। ये जो वक्फ बोर्ड होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने और जिम्मेदारी बढ़ाने का काम करेगा। इस विधेयक में वक्फ की ओर से संपत्ति के दावों की जांच करने और बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने की अनिवार्यता पर जोर दिया जाता है। क्या बोला जा रहा है, आपके पास जो संपत्ति का आप दावा कर रहे हैं ना, उसकी हम जांच करेंगे। दूसरी बात ये है, आपने जो संस्थाएं बनाई हैं, आपने जो संगठन बनाए हैं, उसमें आप महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देखने वाले हैं वक्फ बोर्ड से रिलेटेड। 1995 का जो वक्फ कानून है, इसमें सरकार बदलाव लाना चाहती है। इसका मकसद है वक्फ बोर्ड में कामकाज में पारदर्शिता लाना और महिलाओं को इन बोर्डों में शामिल करना। तो सरकार कह रही है कि मुस्लिम लोग खुद इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, हम इसलिए ये कानून लेकर के आए हैं। कैबिनेट की तरफ से हाल फिलहाल में इसकी समीक्षा करी गई थी। तो इसमें क्या बोला है, जो मौजूदा वक्फ अधिनियम के बहुत सारे, कहना चाहिए, पार्ट हैं वो हट जाएंगे अब, जो काम के नहीं हैं। इससे क्या होगा, जो वक्फ बोर्ड की पावर थी ना, सरकार उसको कम करना चाहती है। तो ऐसे काम जो कि आप बिना सत्यापन के अपनी संपत्ति का दावा करते थे ना, ऐसे कानून अब ख़त्म होने वाले हैं, ऐसा सरकार का कहना है।
वहीं यदि देखा जाए भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसकी एक उदाहरण में सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर मोहम्मद गोरी की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। क्या यहाँ से हमको समझ में आता है कि ये काफ़ी हिस्ट्रिकल चीज़ है। मोहम्मद गौरी की तरफ से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव दे दिया गया कि ये अब आपका हो गया है, आपको अपना खर्चा चलाने के लिए आप यहाँ से टैक्स ले सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। फिर 1923 में अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। अंग्रेज़ लोग एक कानून लेके आए थे 1923 में। फिर 1954 में सरकार ने एक विधेयक पारित करी थी। 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम में बदल दिया गया, अधिनियम में कानून में बदल दिया गया। इससे वक्फ बोर्डों को और भी ज़्यादा पावर दे दी गई, मतलब पावर आपको दे दी गई है अतिक्रमण करना, वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी फिर बढ़ने लग गई थी। ठीक है, कहीं कोई ज़मीन को हड़पे और बेचना चालू कर दिए। फिर 2013 में इस कानून में संशोधन किया जाता है, तो इससे क्या होता है, जो वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए थे। इससे क्या होता है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसको आप बेच नहीं सकते हैं, ऐसे कानून लाए गए हैं। अब इनके पास में बोला जा रहा है कि बहुत सारी संपत्ति है। अब संपत्ति है, इनकी जांच करी जाएगी और जांच के बाद पता ही है क्या होने वाला है, बहुत सारी संपत्ति इनके हाथ से निकलने वाली है। एक बार वक्फ के रूप में नॉमिनेट होने के बाद कोई भी संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफ़र हो जाती है और फिर इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो चली गई तो चली गई। ये सारी चीज़ें वक्फ प्रबंधन, यहाँ का वक्फ बोर्ड का जो मैनेजमेंट है वही, या फिर उसका कोई सक्षम अधिकारी है ना, वो इस चीज़ को मेंटेन करने का काम करता है।